अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कामयाब जवान कर्जा स्कीम फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है और बहुत से लोगों ने इसमें अप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। मगर जो अप्लाई कर रहे हैं इनको काफ़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसको बहुत बड़ा कर दिया गया है, जिसमें आपका NTN नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी एजुकेशन, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वगैरह वगैरह को इस बार फॉर्म में शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पर क्या एंटर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इस फॉर्म को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। इस फॉर्म में मौजूद सभी बातों को बागौर मुताला भी किया है, ताकि जब मैं ये वीडियो बनाऊं तो आप लोग बिना किसी दुश्वारी के अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन तरीके से जमा करवा सकें। ये फॉर्म इस पर 9 स्टेप्स पर मुश्तमिल है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो मैं वीडियो में साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ईजी होकर आराम से इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, ताकि जब आप अपनी दरख्वास्त फिल कर रहे हो तो बिना किसी परेशानी के सारे स्टेप्स बड़े आसानी से हल कर सकें। फिर भी अगर कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए कामयाब जवान फ़ेज़ 2 का फॉर्म आपको किस तरह फिल करना चाहिए इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, इस वेब पेज पे kamyabjawan.gov.pk। और यहाँ से आप इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई फॉर लोन। इस फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये न्यू विंडो में आपके पास खुद के सामने आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इस फॉर्म के 9 स्टेप्स हैं और हर स्टेप पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारे स्टेप्स हमें कम्प्लीटली फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से, आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। पहले स्टेप पे वो पूछ रहा है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉट। इसका मतलब ये है कि क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप इस कर्जा स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, यानी अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर आप इसके लिए, इस कर्जा स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। इसलिए आपने यहाँ पे इसको नो कर देना है। उसके बाद आपने सिटीजन स्टेटस लिखना है, यानी आपका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट से मुराद अभी आप आउट ऑफ पाकिस्तान है और रेजिडेंट से मुराद आप पाकिस्तान के अंदर है। नॉन रेजिडेंट पर क्लिक करें तो ये देखें क्या होता है, यू आर नॉट एलिजिबल। पिछली दफ़ा काफ़ी लोगों ने यह सवाल पूछा था, अभी ये हम तो बाहर बैठे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बार उन्होंने ये क्लियरली लिख दिया है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए आपने यहाँ पर रेजिडेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है जी बैंक नेम, यानी आपने अपने पसंदीदा बैंक चूज़ करना है। यहाँ पे जो भी बैंक आपके घर के पास हो, जहाँ पे आपका आना जाना इजी हो, उस बैंक का नाम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से कोई भी हो सकता है। मोस्टली जो है बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक चूज़ करते हैं, कुछ MCB और मिज़ान बैंक भी चूज़ करते हैं। तो आप इसमें से कोई भी बैंक जो आपके रिलेटेड हो आप इसे कर सकते हैं। मैं MCB बैंक कर देता हूँ। और अब यहाँ पे है ये बैंकर्स के लिए, ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है भी आर यू एम्प्लॉई ऑफ सिलेक्टेड बैंक, यानी MCB में अगर मैं ये करवा रहा हूँ तो क्या मैं MCB में काम करता हूँ या नहीं। अगर तो मैं MCB में रहते हुए MCB बैंक सेलेक्ट करूँगा तो मैं अहल नहीं हूँ। ये देखें यहाँ से अगर मैं यस करता हूँ तो वो कहता है यू आर नॉट एलिजिबल, यहीं पे वो फॉरवर्ड कर देगा। इसलिए आपने इसको नो करना है। जिस बैंक, अगर आप एक बैंकर हैं और फिर आप यानी प्राइवेट जॉब पे हैं और आप ये अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो आपने अपना सिलेक्टेड बैंक नहीं करना। आपने बैंक में जिसमें जॉब करते हैं उससे अलावा कोई बैंक आप चूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आर यू है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी पॉलिटिकल रिलेशन है, पॉलिटिकल में आपका कोई साजबाज हो चुकी है या कोई इस तरह का मसला है पॉलिटिकल आपका, तो आपने इसको हमेशा नो ही करना है, इसको कभी यस नहीं करना। और फिर अब बिज़नेस स्टेटस, यानी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको आप लाजमी बड़े ध्यान से फिल करना है। न्यू बिज़नेस से मुराद है भी आपका कोई सेटअप नहीं है, आप लोन इसलिए अप्लाई कर रहे हो ताकि आपको लोन मिले, आप उससे एक न्यू सेटअप स्टार्ट करें, आप अपना सारा प्रोसीजर शुरू करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, करा के आप स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब है आपका कोई छोटा मोटा शू का कारखाना है, कोई टेक्सटाइल के छोटा सा बिजनेस है आपका, या वैसे कोई फूड फैक्ट्री है छोटी मोटी, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए आप ये लेंगे। फिलहाल न्यू लेते हैं क्योंकि न्यू में ज़्यादातर लोग अप्लाई कर रहे हैं और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी, वो न्यू बिज़नेस के बारे में आ रही थी, तो इसलिए हम इसको न्यू कर लेते हैं। और यहाँ से आपने फिर प्रोसीड स्टेप 2 कर देना है। एक और बात मैं आपको बड़ी गौर से यहाँ बताता जाऊँ, वो ये कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले ये नीचे यूज़र मैनुअल उर्दू और ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। उर्दू में मैनुअल खोलेंगे तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी कि इसमें क्या है, कैसे, किस तरह है। और ये इंस्ट्रक्शंस है, ये देखें, ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉर्म फिल करने से पहले लाजमी पढ़नी है,
कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इसमें से आपने पढ़नी है, ताकि आप ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं इन्होंने, ये आपके पास पहले से मौजूद हो, फिर आप फॉर्म फिल करना शुरू करें। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और ये देखिए यूज़र मैनुअल उर्दू, इस पर आप क्लिक करें। आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं, उन्होंने दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है इसमें भी, आप किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें क्या मसला क्या कैसे है। कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें भी इसमें जो क्लियर नहीं इन्होंने की हुई यहाँ पे, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ क्लियर करता रहूँगा। चलिए प्रोसीड टू स्टेप 2। यहाँ पे देखिए स्टेप 2 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का अपना नाम लिखना है। और यहाँ पे पूछा है जेंडर, आपने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर देना है। एप्लीकेंट का CNIC नंबर, यहाँ पे CNIC नंबर देना। उसके बाद कंफर्म एप्लीकेंट CNIC, यानी जो पहले आपने एंटर किया है सेम वही नंबर आपने यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। इसके बाद है NIC इशू डेट, इसके फ़ौरन बाद ये नीचे आ जाएगी NIC इशू डेट। तो उसको आप पिछले साल में जैसे इनका है वो मैं कर देता हूँ। इसी तरह से कंफर्म NIC इशू डेट, यानी 8 अगस्त 2019। इस तरह आपका जो होगा NIC इशू डेट होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये दोनों सेम होने चाहिए। ये जिन पर स्टैटिक लिखा हुआ है ये लाजमी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ एज़ पर CNIC, एज़ पर मेट्रिकुलेशन एज़ पर CNIC। ये वर्ड जो है ये लाजमी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके हिसाब से आपने इसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो 1990 अगस्त ये हो गया सर। इसके बाद है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, यानी नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट से मुराद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे मिला के कितने बनते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो जो है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये मैरिटल स्टेटस, इसमें आपने लिखना कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे मैरिड है तो लिख सकते हैं। माँ और बाप ये भी आपके डिपेंडेंट्स में शामिल होता है। अगर आप अनमैरिड भी हैं, लेकिन अगर आप 2 डिपेंडेंट लिख देते हैं, अभी मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं और मेरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर भी आप यहाँ से अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फादर और हस्बैंड गार्डियंस नेम, यानी अगर फीमेल है तो वो अपने हस्बैंड नेम लिखेंगी, कोई माइनर है बंदा तो वो अपने गार्डियन का नाम लिखेगा, या जिसके वालिद साहब फौत हो चुके हैं वो अपने चचा का, अपने किसी अंकल का नाम भी यहाँ पे लिख सकता है। यहाँ पे फादर्स नेम लिख लेते हैं। उसके बाद है फादर अपना CNIC। अब उनका फादर और हस्बैंड का CNIC लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपने चूज़ करना है रिलीजन। रिलीजन में अब जो भी आपका रिलीजन हो आपने उसे यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो आपने यहाँ से सिंपली नो कर देना है। मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका भी, जो करंटली आप किस वे से, किस ज़रिए से आप कमा रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं अपना, इस लिस्ट में से आपने वो देखना है और वो आपने चूज़ कर लेना है। ये जैसे जैसे पेंशन इनकम है, अदर बिजनेस है, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो यहाँ पे आप अदर बिजनेस चूज़ करेंगे। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे। एग्रीकल्चर पे की ज़मीनें हैं, कोई इस तरह की आप खेती बाड़ी करते हैं तो फिर एग्रीकल्चर को लोन करेंगे। अगर जो बिज़नेस आपका है वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो फिर आपने खाली नन कर देना भी आपकी मौजूदा आमदनी जो है वो इतनी खास नहीं है। यानी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, जब घर पे फारग बैठे हैं और गवर्नमेंट से कर्जा मांग रहे हैं ताकि आपको बिज़नेस शुरू कर सकें, तो फिर आपने यहाँ पे नन करना है। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप कोई छोटा मोटा यहाँ पे बता दें, इसमें से जो भी आपका रिलेटेड हो, नियरली आपका रिलेटेड बनता हो, वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। तो हम यहाँ पे से इनकम फ्रॉम सैलरी प्राइवेट पर्सन की तरह कर लेते हैं। करंट मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम हम यहाँ पे बता देते हैं इतनी, आपकी जितनी बनती होगी आपने अपने हिसाब से बता देना। इसमें कोई शर्माने वाली घबराने वाली बात नहीं है, जो भी होगी वो आपने कर देना। इस चीज़ का आपके एप्लीकेशन स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदर मंथली इनकम यानी इसके अलावा कोई है आमदनी, इजाफी आमदनी, तो बस ये आप तो यही कर देंगे 6 लाख, क्योंकि मिनिमम टैक्सेबल इनकम यही बनती है तो उन्होंने यही दी हुई यहाँ पे, आप भी इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको भी, उन्होंने इस बार बैंक अकाउंट्स भी मांगी है ताकि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होती हैं तो वो आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके बैंक में क्या पैसा है, कि आप यहाँ पे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे आपका अगर बैंक अकाउंट है तो आपने यहाँ पर लिख लेना और आगे बैंक अकाउंट का नंबर दे देना। बैंक अकाउंट का नेम है और ये आगे नंबर है। इसमें से आपने MCB पहले दिया था तो अभी आप MCB दे सकते हैं क्योंकि आप उसके एम्प्लॉई नहीं है, एक जस्ट बैंक है और बैंक में आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर आ जाएगा, ये बैंक अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद पर्सनल वेल्थ यानी ज़ाती असासे, ज़ाती असासे में आता है आपके पास कोई इनकम बैंक में पड़ी है
आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपके नाम पे कोई घर है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी जो वेल्थ की एक टोटल अमाउंट बनती है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी बनती हो आपके हिसाब से मुताबिक या मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसे आपने पर्सनल वेल्थ में लिख देना है। मेरी यहाँ पे फ़िलहाल बनती है इतनी, मैं इतनी लिख देता हूँ, आपके हिसाब से जितनी बनती हो आपने उसे उतनी लिख लेनी है। एप्लीकेंट्स यूटिलिटी बिल कंज्यूमर आईडी, ये है वो जो एक रेफरेंस नंबर होता है आपके पीटीसीएल के बिल पे, आपके गैस के बिल पे, आपके बिजली के बिल पे एक नंबर होता है रेफरेंस नंबर जिसके अगेंस्ट आपका बिल बनता है। वो नंबर आपने यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर है नेशनल टैक्स नंबर, ये है एनटीएन नंबर। ये बात गौर से देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने स्टैटिक नहीं लगाया, यानी रेड स्टैटिक नहीं लगाया, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आपका एनटीएन नंबर बना है आप यहाँ पे ज़रूर दें, आपको लाजमी देना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ तो आपके ये जो सारा प्रोसेस पे वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, आप विदाउट एनटीएन भी जा सकते हैं, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बना हुआ है तो यहाँ पे एंटर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स पिक्चर, यहाँ पे एक एप्लीकेंट्स की पिक्चर अपलोड करनी है, तो उसके लिए हम इसको ब्राउज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी अपलोड एप्लीकेंट्स पिक्चर, यहाँ पे आपकी पिक्चर अपलोड होगी बिल्कुल ब्लू बैकग्राउंड के साथ, क्लियर कट, और सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में स्पेशली बताया। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पिक्चर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये फ्रंट साइड पिक्चर है एनआईसी की, और ये बैक साइड पिक्चर है एनआईसी की। यहाँ पे आपने फ्रंट साइड ऐड कर देनी है, आईडी फ्रंट, और यहाँ से ब्राउज़ करके आपने जहाँ पे आईडी रखी होगी वो आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ, ये चाहे आप लिखते रहें या जो आपने शुरू में ये जो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ से पढ़ के अपने पास रेडी करके रखें, ताकि आप फॉर्म फिलिंग टाइम करते हुए आपको ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी स्टेप 3 पे आ गए हैं। यहाँ पे आपकी एजुकेशन, यानी अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपकी तालीम यहाँ पे लाजमी देनी होगी। यहाँ पे मैट्रिक जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन है, वो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, इसके अलावा अगर आपको कोई फ़नी तालीम है, टेक्निकल एजुकेशन में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर लिखेंगे तो उसके नीचे आ जाए कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी आपका अगर कोई है डिप्लोमा इसके रिलेटेड तो वो कर लीजिएगा आप, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और ये इस चीज़ का आपके बिज़नेस के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपका अगर बिज़नेस वैसा है और आपकी एजुकेशन वैसी है और आपके पास उसके टेक्निकल और फ़नी तालीम भी है, तो फिर वो आपके प्लस पॉइंट बन जाएगा एक। आर यू स्किल्ड और एन आर्टिसन, यानी आप कारीगर या हुनरमंद है। हुनरमंद कारीगर से मुराद होता है भी कोई एक फ़न हो आपके पास, जैसे आप ये उन्होंने बताए हुए हैं सारे, बिजनेस डेवलपमेंट, सिविल टेक्नोलॉजी, इसमें से कुछ भी, जैसे ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया यहाँ पे, तो इस पर चूज़ कर लेते हैं। आपके मुताबिक जो इस फील्ड में होगा आपने वो चूज़ करना है, ऐसे ही रैंडम कोई चूज़ नहीं करना। फिर अपलोड एजुकेशनल डिग्री, यानी ये एजुकेशन डिग्री है ये वाली, जो पहले आपने मैट्रिक एफ ए बी ए में जो भी दिया होगा, ये उसकी इमेज यहाँ पे अपलोड होगी, ना कि ये डिप्लोमे की या कोई स्किल की। यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं इसको, और ये डिग्री को मैं इसको साथ में दे देता हूँ। ये कह रहा है नोट अलाउड, ज़्यादा बड़ी है, छोटी चलें, ये आईडी वाली दे देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ही दे रहे हैं। अपलोड टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे अब ये देखेंगे स्किल्ड आर्टिसन है और नीचे टेक्निकल। आप ये चाहें तो ये भी ज़रूरी नहीं है, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको देना ज़रूरी नहीं है। ये भी देखिए इस पर कोई स्टार नहीं लगा, आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। चलिए स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 पे आपका पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। एड्रेस डालने के बाद आपने आगे प्रोसीड करना। उसके बाद है प्रेजेंट प्रोविंस आपका कौन सा, मौजूदा सूबा कौन सा है, तो सारी बात मैं अपना लिखूँगा, आपने अपने हिसाब से लिखना है सारा। फिर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप सर्च भी कर लें तो फिर भी निकल आएगा। प्रेजेंट तहसील कौन सी है, ये मॉडल टाउन आ गया, आपने अपने हिसाब से लिखनी है। और ये परमानेंट एड्रेस, अगर तो आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस एक ही जैसा है तो आप सिंपल सेम एज अबव कर दें। और ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर दी है। नेक्स्ट है रेजिडेंट फ़ोन नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, देखिए इस पर स्टार्टिंग कोई नहीं, आप देना चाहो दे लो। यहाँ एक प्राइमरी मोबाइल नंबर, ये आपका बहुत ज़रूरी नंबर है, ये आपने देना है बिल्कुल वर्किंग हालत में, ताकि जब इस पर कोई मैसेज आए तो आपको उसी वक्त इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए भी क्या नेक्स्ट प्रोसीजर हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी अपडेट बताई थी कि जो भी हमारी प्रोसीडिंग होगी, कामयाब जवान फर्स्ट में फ़ेज़ 1 जो था उसमें ये लोग मैसेज पे नहीं बताते थे, जस्ट वहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन करो तो पता चलता था।
अभी उन्होंने इस बार कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, यानी अगर आपका स्टेटस अपडेट होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आपकी एप्लीकेशन जाती है, तो आपको मोबाइल पे SMS से बताया जाएगा। 2 नंबर देने आपने, आप कोई भी 2 नंबर ऐड कर दीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपके 2 नंबर हो वो आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद इस प्राइमरी सिम रजिस्टर विद योर नेम, ये बात याद रखिएगा कि जो भी नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं या यहाँ पे नंबर जो आपने दिया है हुआ है आपने, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन बनेगा और आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए आपने यहाँ पे इसको यस लाजमी करना है। ईमेल देने की ज़रूरत नहीं है, देना चाहो तो दे दो, उस पर भी आपको स्टेटस मिल सकता है। उसके बाद है रेजिडेंट टाइप क्या है, वही सिंपली फैमिली, रेंटेड है, कंपनी, जो भी है ऑन कर दें यहाँ पे, वो हो जाएगा सारा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी हम तो स्टेप 4 पे, स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 है इंडस्ट्रियल कैटेगरी बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये वो पेज है जहाँ पे आपने साबित करना है भी आपका जो बिज़नेस प्लान है वो वर्किंग में है, वो इन फ्लो है और वो इस वक्त मार्केट में इन है, तो वो मुझे बिज़नेस करने चाहिए और मुझे उस बिज़नेस के बारे में पैसा मिलना चाहिए ताकि मैं वो बिज़नेस कर सकूं और वो एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आपका बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो भी आप करना चाहो। यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरीज दी हुई हैं, इसके रिलेटेड जो भी वो कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग है, तकरीबन जो भी जितने भी बिज़नेस है, सेल एंड रिटेल, हर चीज़, ये 4 कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान में मौजूद हर एक बिज़नेस आ जाता है। आप अपने हिसाब से इसमें कर लेना है। यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एजुकेशन, ये देखें एजुकेशन का था, ये एक कंप्यूटर कॉलेज की तरह जिस तरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन का आ जाता है साथ में। बिज़नेस सेक्टर कौन सा है, यहाँ पे बिज़नेस सेक्टर बताना है आपने। बिज़नेस फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कहीं एजुकेशन का देख लें। जैसे मैंने पीछे एजुकेशन सेलेक्ट किया है तो उसमें हो जाएगा, नहीं उसमें तो ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी एजुकेशन में ही आती है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विसेज कर दें। बिज़नेस सेक्टर क्या है, यानी इसका कारोबार का जो सब सेक्टर, इसमें क्या है, सब सेक्टर में आ जाएगा। एजुकेशन में देखते हैं, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। चलिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से देखते हैं। स्टाम्प प्रोसीजर, फोटो स्टॉप, साउंड, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिंटिंग सर्विस, ये कर सकते हैं आप अपने बिज़नेस के हिसाब से देख लीजिएगा जो इसमें कैटेगरी फिट होगी, क्योंकि ऊपर से जो सेलेक्ट करेंगे नीचे सब सेक्टर उसी में बनेगी, ये जो सब सेक्टर है इसका। फिर बिज़नेस नेचर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोकल बिज़नेस, सारी बात। एजुकेशन लोकल बिज़नेस होती है तो ये लोकल होगा, आपका जिस तरह का हो आपने वो सेलेक्ट करना है। फिर बिज़नेस नेम आपने देना, आप यहाँ पे बिज़नेस का नेम दे दें आपने जो आप रखना चाहते हैं। डिटेल क्या है, ये आप दे देंगे जिस कंप्यूटर कॉलेज। आपने वहाँ पे एक सिंपल छोटी डिटेल लिख देनी है कि मेरा ये बिज़नेस इस बारे में है, उसमें ये चीज़ें होती हैं और उसमें इन फ्यूचर जाके मैं ये चीज़ें करूँगा। डिटेल ज़्यादा नहीं, छोटे से छोटा हिंट से हिंट लिख सकते हैं आप, वो भी चल जाएगा। फिर बिज़नेस एड्रेस, यानी अगर ये उसके लिए है जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस इन है, वो यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस देंगे। आप अपना बिज़नेस किस जगह पे प्लान करना चाह रहे हैं, न्यू बिज़नेस वाले, तो वो अपना न्यू बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद है बिज़नेस प्रोविंस, जारी बात है जहाँ पर रेजिडेंस है वहीं पे बिज़नेस होगा। उसके बाद है बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी वही आएगा। लाहौर सेलेक्ट करना पड़ा, सेलेक्ट नहीं हो सही से। यहाँ पे है मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन आ गया। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी आपका जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका NTN अगर बना है तो जारी बात है वो आप एक सेल्स पर्सन है तो फिर आप ये रजिस्टर्ड करेंगे। अगर उसके लिए आपका NTN नहीं बना हुआ अभी तो फिर आप इसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे। दोनों सूरतों में जो भी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर एंटिटी टाइप, यानी कारोबार की किस्म क्या है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिलहाल एजुकेशन तो इसी में आती है, मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। लिमिटेड कंपनी है, अगर आपकी छोटी मोटी जैसे शो मेकर का बताया तो वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिर है बिज़नेस यूटिलिटी बिल कंज्यूमर, ये वो जो बिल आपका अगर ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है तो उस बिज़नेस के लिए जो आपका बिल होता है उस आपके कंज्यूमर मीटर का, वो मीटर का रेफरेंस ID आप यहाँ पर डालेंगे। और अपना अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है और वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसका NTN नंबर जो है वो आप इस खाने में एंटर करेंगे। इसके बाद इज़ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, यानी आपके नाम पे कोई मोटरसाइकिल, मोटर कार, बस, गाड़ी कुछ ना कुछ है। अगर है तो आप बता सकते हैं यस, और अगर नहीं है तो नो कर दें, सिंपल। उसके बाद है अगर है तो उसकी वो रजिस्ट्रेशन नंबर की जो एक कॉपी बनती है आजकल वैसे तो एक रजिस्टर कार्ड बनता है। इसके बाद ये 6 स्टेप पे आपने बताना है कि आपका जो लोन है आप वो कितना लेना चाहते हैं, किस टायर का लोन लेना चाहते हैं। टायर से मुराद है यहाँ पे 3 टायर दिए हुए हैं, 10 लाख, 1 करोड़
और 2.5 करोड़, इसमें से आपके बिजनेस रिलेटेड जो आती होगी आपने वो चूज़ करनी है। उसके बाद है टेन्योर, यानी कितने साल में आप अपना जो लिया हुआ कर्जा वो वापस कर सकते हैं। वो आप इसमें कोई भी चूज़ कर ले, इसका आपके एप्लीकेशन स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये कम साल में पे कर रहा है या ये ज़्यादा साल में पे कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने 10 लाख लिया तो हम वही लिख देते हैं, 10 लाख कॉस्ट बनती है इसकी। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपको चाहिए कितनी, हमें 10 लाख है तो 10 लाख ही चाहिए। कभी कभी ये भी हो सकता है भी इसके लिए अमाउंट बंदा कहे भी मुझे 8 लाख मेरा खर्चा लेकिन 10 लाख चाहिए, उसकी एडवर्टाइजिंग उसकी मार्केटिंग इधर उधर खर्चों में लग जाता है। ये जब कभी बाद में बैंक आपसे रब्ता करेंगे भी आपने तो आप प्रोजेक्टेड कॉस्ट तो आपकी ये 8 लाख थी लेकिन रिक्वायर्ड आपने 10 लाख की, क्यों की है जी? तो फिर आप उनको बताएं कि जी मार्केटिंग करनी है इसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, उस पर भी पैसा लग सकता है, तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट कम लिखी थी और रिक्वायर्ड ज़्यादा लिखी थी। उसके बाद है 10 लाख से, ये देखिए इसने खुद ही जो है वो अल्फाज में लिख दिया यहाँ पे। फिर इक्विटी कंट्रीब्यूशन, यानी टोटल अमाउंट जितनी आप मांग रही हैं उसके ऊपर आप लोग स्टार्टिंग पे कितना पे कर सकते हो मिनिमम, यानी अगर 10 लाख है तो उसका 10% के हिसाब से 1 लाख रुपये पे करोगे, 2 लाख पे करोगे 20% पे, 3 लाख पे, 30 लाख पे 30% पे आप 3 लाख पे करोगे, इस हिसाब से इक्विटी होता है भी जितना आप कर्जा ले रहे हो उसके अगेंस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है या शुरू में जो आपको एक यकमुश्त अमाउंट देनी पड़ती है वो आप कितनी पे करोगे, कितने परसेंट उन्होंने पूछी है, तो आप 10% कर लो अपने हिसाब से, जितनी बनती है आप उसे कर लीजिएगा। ये हो गया आपकी फाइनेंशियल डिटेल। अभी आगे चलते हैं 7वें स्टेप पे। यहाँ पर उन्होंने पूछा जी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, यानी अखराजात का तखमीना आपने बताया जी कितने अखराजात आ सकता है वहाँ ना, उसके जो आपका बिजनेस उस पर अखराजात कितने आ सकते हैं, तो वो आप एक बैठ के पूरी रिसर्च कर कीजिएगा, 1-2 दिन लगाइएगा अपने उसमें जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कि उस पर एक दिन पे कितना खर्चा निकलता है। यहाँ पे मैं अंदाजे से 50,000 लिख देता हूँ, आपने अपने हिसाब से जो बनता होगा एग्जैक्ट फिगर लिखनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी आपके बिजनेस प्लान में उतने ही चांसेस बेटर होगा आपकी अप्रूव होने में, क्योंकि उनको लगेगा अभी इसकी वैल्यूज़, इसका बताने का तरीका, फॉर्म फिल करने का तरीका बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये बंदा सिंसियर है अपने बिजनेस के साथ। इसके बाद आ जाते ही एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट। इसका मतलब है भी चलिए ये बिज़नेस तो मैंने करना ही बड़े लेवल का, लेकिन स्टार्ट में मुझे छोटी सी एक अमाउंट जो चाहिए होगी मुझे इस बिज़नेस को एक कदमों पे खड़ा करने के लिए, वो कितनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं 5 लाख लिख देता हूँ। आपने अपने हिसाब से जो आपको बनता हो लगे आपको मेरा ये बिज़नेस मिनिमम इतनी अमाउंट तो चाहिए होगी इसके लिए, ये वो अमाउंट है जो बंदा कहता है यार मुझे कम से कम इतने पैसे दे दो तो मेरा ये बिज़नेस चल जाएगा, तो ये वो अमाउंट है यहाँ पे। इसके बाद आ जाए एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू। उनका मतलब भी इससे कितनी आमदनी, आपको क्या अंदाज़ा है भी आपका ये जो बिज़नेस है वो आपको मंथली कितनी आमदनी देगा, तो मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से ग्राउंड वर्क कर लेना है भी कितना खर्चा होगा, कितना मुनाफा होगा, इनिशियल सेटअप पे कितनी अमाउंट चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपने पहले से समझ के फिर यहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल करना शुरू करना है। मैं ये सब कुछ आपको लिए इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें हों कि ये चीज़ें ये मांग रहे हैं और इसके लिए आपको ग्राउंड वर्क कैसे करना है, आपके अमाउंट्स कैसे निकलेंगी, जमा नफ़ी आपने किस तरह से करनी है सारी। इसके बाद है जी एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस। डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस होता है भी जो मर्ज़ी हो जाए इतना खर्चा तो मेरा होना ही होना है, इससे कम खर्चा तो मेरा हो ही नहीं सकता चाहे जो मर्ज़ी हो। उसके लिए मैंने जैसे पहले लिखा था मैं 50,000 लिख देता हूँ, आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये डायरेक्ट है यानी ये लाजमी होगा, और ये इनडायरेक्ट है यानी जो पैटी कैश में निकल जाता है, या चलो जी कोई गेस्ट आ गए हैं बिज़नेस पे आपके विज़िट करने आ गए हैं, कोई दूसरी कंपनी के बंदे आ गए तो उनकी सर्विंग में कितना खर्चा हो सकता है मंथली, वो आप लिख लेंगे यहाँ पर अंदाज़ा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉई, यानी जितना आपका बिज़नेस है वहाँ पे आप एम्प्लॉई तो रखोगे, सारी बात है, बिज़नेस अभी बिना एम्प्लॉई के तो नहीं चलता, तो वो कितने हो सकते हैं मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने बनते होंगे। रेलिवेंट एक्सपीरियंस ईयर, यानी जो काम आप कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था ना कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में, इसलिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस जितना होगा वो आपने लाजमी लिखना है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट है जी अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये देखें ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, इस पर डॉट नहीं लगा, ये स्टैटिक नहीं बना हुआ, इस पर भी नहीं बना हुआ, इस पर भी बना हुआ, आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये मैं आपको लाजमी बताता हूँ कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये जो इस खाने में ये पूछ रहे हैं सर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है कि आपका बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे एक पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कह लें इसको, यानी ये स्टार्ट ये होगा, इनिशियल पे ये होगा काम, आगे जाके ये होगा, स्टार्टिंग पे इतना खर्चा होगा, इतने बंदे रिक्वायर्ड होंगे, इस तरह बिजनेस होगा, मार्केट में इसकी ये वैल्यू होगी, आगे जाके मार्केट वैल्यू इस तरह से चेंज होगी। ये पूरी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है जो
तो ये सारी रिपोर्ट आप स्मिडा से भी बनवा सकते हैं या अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, या आपका कोई वकील है जिसको इस चीज़ की समझ है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की, तो वो आप वहाँ पे बना के यहाँ पे अपलोड ज़रूर कीजिएगा। ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन के चांसेस जो हैं वो जब वो आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करें उस वक्त वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको पता लग जाए भी ये बंदा सीरियस है, इसकी हर एक चीज़ एक्यूरेट है, तो इसको लोन देना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं इसलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी 8वां स्टेप, माली तफसीलात, फाइनेंसिंग हिस्ट्री, यानी इससे पहले आपने कितना कर्जा लिया, अगर लिया तो किससे लिया, कैसे लिया, क्या आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है किसी बैंक के, या आपके ऊपर किसी बैंक का कर्जा अभी तक बाकी तो नहीं है, या आपके किसी पेरेंट पे किसी भाई पे बाकी तो नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो मांग रहे हैं। ये देखें ना, प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स हियर। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना भी इससे पहले क्या आपने कहीं पेरेंट और सपोज लोन डिफ़ॉल्टर हुआ है, यानी लोन लिया फिर डिफ़ॉल्टर हो गया सारा, तो आपने नो करना है। अगर हुआ है तो बता दें, अगर नहीं हुआ तो मोस्टली आप इसको नो ही करें, इसको आप यस ना ही करें। लोन डिफ़ॉल्टर डिटेल, यहाँ पर डिटेल है तो यहाँ पर आप सिंपल इसको नील कर दें। उसके बाद प्लीज़ मेंशन लोन अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स। ये है भी अगर आपने लोन लिया होगा किसी बैंक से पहले या पूरा पे कर भी दिया वापस, तब भी आप बता दें कि मैंने इस बैंक से लिया था और मैंने फिर वापस कर दिया। ये एक अच्छी चीज़ होगी कि भी मैंने लेके फिर पूरा वापस किया, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये अमाउंट रिसीव्ड, कितनी रिसीव की थी वो आ जाएगी, और ये आउटस्टैंडिंग लोन कुछ बाकी बचा है तो आपने लिखना है 0, कुछ बाकी नहीं बचा, मैंने सारा पे कर दिया। ये करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है 9th स्टेप। नेक्स्ट करते हैं। इस स्टेप पे आके 9th स्टेप पे ये देखें, इस पे आके आपने 2 रेफरेंस देने हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, भाई कज़न इस तरह के रिलेटिव ना हो, किसी फ्रेंड्स के दे दें, किसी मोहल्लेदार के दे दें जो आपके अच्छे जानने वाले हो। उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। उसके बाद उनके व्हाट इज़ योर रिलेशन यहाँ पे आप लिख दीजिए, फ्रेंड है मेरा। रेफरेंस का मोबाइल नंबर आपने देना है तो वो मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिएगा। फिर रेफरेंस उसका CNIC नंबर देना है तो वो आप लिख दीजिएगा, CNIC नंबर। इसी तरह से 1 है तो आपने ये 2 भी फिल करना है। यहाँ पे आप लिख दें फ्रेंड है या नेबर लिख दें, जो भी वो होगा आपका वो आपने लिख देना है यहाँ पे। उसका मोबाइल नंबर दे दें और इसके बाद उनका रेफरेंस नंबर दे दें। नीचे ये एक कैप्चा आ रहा है, इसको जैसा लिखा हो इसको आपने ऐसा ही फिल करना है, और यहाँ से आपने प्रोसीड स्टेप 2। स्टेप 2 पे जाके ये आपसे ये देखेंगे पूरे उन्होंने बयान हल्फी मांग लिया आपसे। बयान हल्फी से मुराद यहाँ पे ये भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन पीछे दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और मुझे इसमें कोई जालसाजी या कोई मैंने चीज़ को मख्फी नहीं रखा, छुपाया नहीं है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके ठीक है, यहाँ पे एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट का बटन दबाएंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, एक ट्रैकिंग आईडी कह लें या एक एप्लीकेशन नंबर कह लें, वो आपको मिल जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। उसको आप सेव करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा, अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि उसी नंबर के अगेंस्ट ही आपके ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस होना है। तो दोस्तों ये सारा तरीका था सिंपल, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको छोटी से छोटी बात भी एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, आराम से इसको समझेंगे और बाद में, ताकि फिर आपको कमेंट में बार बार क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।